कदम आगे बढ़ाना होगा, तुझको ही साहस दिखाना होगा, रक्त में उबाल फिर से लाना होगा, सोए हुए जमीर को जगाना होगा, टूटी हिम्मत की मरम्मत तुझे ही करनी होगी, फूटी किस्मत से ही, मगर ये लड़ाई तो लड़नी होगी ना। शिक्षा मंत्री हाय हाय, सातवें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करो। फिल्म का एक गाना सुने होंगे कि हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। तो अब सोच लीजिए कि हमारा दिमाग खराब है और हम लोग यदि अपने जिद पे आ जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री हाय हाय, सातवें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करो। 3 नवंबर से और अभी कंटिन्यूटी में हम गर्दनी बाग में यहाँ कंटिन्यू आना होता है। इस वजह से मैं घर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार अगर घर चले जाए तो वहाँ से लड़कियों के साथ काफ़ी सारी मतलब सिचुएशन होती है कि उनको घर से आने में प्रॉब्लम होता है। शिक्षा मंत्री हाय हाय, सातवें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करो। भले ही यहाँ पर आकर के गवर्नमेंट कितना भी दावा कर ले कि हम युवाओं की सरकार है, हम युवाओं के लिए 10 लाख या 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि बिहार जो है वो नीति आयोग की रिपोर्ट में वन ऑफ द बॉटम स्टेट इन हेल्थ एज वेल एज एजुकेशन, और सरकार भी यही चाहती है कि ये हर समय इसी तरीके से रहे। मौजूदगी इस वक्त हमारी गर्दनी बाग में है, जहां पे लगातार कई सालों से, कई महीनों से जो सीटेट बीटेट शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी आंदोलन चल रही है। लगातार ये लोग 3.5 वर्षों से लगभग पटना की सड़कों पर बैठ रहे हैं और सरकार एक झूठी आश्वासन, एक झूठी सद्भावना इनको देती है, और उस सद्भावना और झूठी आश्वासन के साथ ये लोग पटना के सड़कों पर बैठे रहते हैं या कुछ दिन के लिए घर चले जाते हैं, क्योंकि इनके पास इतना फंडिंग नहीं होती है कि लोग पटना में रहकर आंदोलन कर सके और अपने साथियों के साथ में यहाँ पे रह सके। डीएलएड या बीएड या सीटेट करने में न जाने कितने घर उजड़ गए, कितने परिवार उजड़ गई, कितनों की हार्ट अटैक से मौत हो गई, कितने माँ बाप बिना बच्चों का नौकरी देखे चले गए इस दुनिया से, कितने कैंडिडेट हैं जो सीटेट बीटेट शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कितनों की ज़मीनें बिक गई, कितने घर से बेघर हो गए, पता नहीं। लेकिन झूठी सद्भावना, झूठी आश्वासन सरकार इनको हमेशा एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ देती रहती है, और ये उसी मुस्कुराहट के साथ कुछ झूठी सी आश्वासन और झूठी सी सद्भावनाओं को लेकर फिर से वापसी कर लेते हैं। इनको एक उम्मीद जगती है कि हाँ, हमारी मांगें कहीं पूरी कर ली जाएगी, जैसे कि पिछले अभी कई दिनों से बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो इनके धरना प्रदर्शन में पहुँच रहे हैं। जो बीजेपी आज कई सालों तक बिहार सरकार में थी, इनकी एक नोटिफिकेशन नहीं थी। 2019 में भी लोकसभा का चुनाव हुआ, 2020 में भी विधानसभा का चुनाव हुआ, 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी, 2020 में भी पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी। लेकिन 2.5-3 साल बीत जाने के बावजूद भी बीजेपी के सरकार में ही, एनडीए के सरकार में ही इनकी नोटिफिकेशन आउट नहीं की जाती है। और एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल इनको एक फिर से आश्वासन दे दिए हैं कि 12 दिसंबर से जो विधानसभा का सत्र चलेगा उसका हम लोग बायकॉट करेंगे, और उसी झूठी आश्वासन के साथ फिर से ये शिक्षक अभ्यर्थी पटना के सड़कों पर बैठे हुए आपको नज़र आएंगे, और लगातार न जाने कब तक ऐसे बैठे रहेंगे। इसमें से आपको कई ऐसे कैंडिडेट को मैं मिलवाऊंगा जिनको पढ़ाई करने के पीरियड में ही उनका घर बिक गया, ज़मीन बिक गया, कितने को शादी नहीं हुई, कितने की सगाई टूट गई, कितने लड़के और लड़कियों की साथ फेरा रुक गया। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? अनामिका सिंह। अनामिका सिंह, कहाँ से हैं आप? बेगूसराय से। बेगूसराय से पटना का सफ़र कठिन नहीं लगता है क्या? सर यहाँ से आई थिंक 116 किलोमीटर डिस्टेंस है, और यहाँ पे मैं 3 नवंबर से कंटिन्यू रह रही हूँ। चूँकि 3 नवंबर कहना गलत होगा। क्यों सर? पिछले 3.5 वर्षों से आप लोग बैठी हैं सर पटना। वो तो रह ही रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल बता रहे हैं तो 3.5 साल से सरकार तो हम लोग को ठगने का काम कर ही रही है। अभी जो एक बार फिर से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हुआ है, तो 3 नवंबर से और अभी कंटिन्यूटी में हम गर्दनी बाग
मैं यहाँ कंटिन्यू आना होता है, इस वजह से मैं घर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार अगर घर चले जाए तो वहाँ से लड़कियों के साथ काफ़ी सारी मतलब सिचुएशन होती है कि उनको घर से आने में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ हम लोग घर वालों को झूठ बोल के कुछ भी करके कि कुछ दिन की बात है, कुछ दिन और हमें टाइम चाहिए और उसके बाद हमारे पास कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो ये कंडीशन हम लोग की है कि आज काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो हैं, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कि जो आ रहे हैं, तो हम लोग के साथ ये प्रॉब्लम है कि सर हम लोग तो बेरोजगार हैं और हम लोगों को अपना प्रोटेस्ट भी कंटिन्यू रखना है। उसके लिए हम लोग को पैसे भी चाहिए और पैसों की कमी के वजह से यहाँ अभ्यर्थी रोटेशन बाई जा रहे हैं, क्योंकि हमें सरकार को दिखाना है कि हम अभ्यर्थी जो हैं हम जिंदा हैं। क्योंकि अब नेता और मंत्री का बेटा बेटी तो है नहीं, आपके पास उतना फंडिंग होगा। बिल्कुल सर, और हमारे ही अभ्यर्थी में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि 10-5 हज़ार का जॉब आउट ऑफ बिहार कर रहे हैं, वही लोग फंडिंग करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, जिसके वजह से कई सारे जो अभ्यर्थी है वो फिजिकली तो यहाँ आना चाहते हैं, बट उन्हें ये सोचना पड़ता है कि अगर मैं पटना में 2 दिन रुकता हूँ तो कम से कम तो 200 पर डे का खर्च आएगा, तो हम लोग रहे तो कैसे रहे। इसके लिए जो भी अभ्यर्थी हैं जो हमसे वेल कंडीशन में है, 10-5 हज़ार का जॉब कर रहे, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, आपको भी पता होगा कि बिहार जो है वो लेबर सप्लाई स्टेट में आता है। चाहे भले ही यहाँ पर आकर के गवर्नमेंट कितना भी दावा कर ले कि हम युवाओं की सरकार हैं, हम युवाओं के लिए 10 लाख या 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि बिहार जो है वो नीति आयोग के रिपोर्ट में 1 ऑफ द बॉटम स्टेट इन हेल्थ एज वेल एज एजुकेशन, और सरकार भी यही चाहती है कि ये हर समय इसी तरीके से रहे, क्योंकि अगर ये लोग पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे गलत नीति के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और उसके बाद हम इनको जिंदाबाद मुर्दाबाद के नाम पे ठग नहीं सकते हैं। और मैं उन तमाम अभ्यर्थियों से भी कहना चाहती हूँ जो अभ्यर्थी डिमोटिवेट हो गए या सोचते हैं कि सरकार नहीं चाहती है, सर सरकार तो किसी की भी हो वो कभी नहीं चाहती है कि जो यहाँ की जनता हो खास करके वो हमारे खिलाफ आवाज़ उठाए। लेकिन मैं उन अभ्यर्थियों से ज़रूर बोलती हूँ, अगर आपके चैनल के माध्यम से उन तक घर तक आवाज़ जा रही है तो मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ कि कदम आगे बढ़ाना होगा, तुझको ही साहस दिखाना होगा, रक्त में उबाल फिर से लाना होगा, सोए हुए जमीर को जगाना होगा, टूटी हिम्मत की मरम्मत तुझे ही करनी होगी, फूटी किस्मत से ही, मगर ये लड़ाई तो लड़नी होगी ना। क्यों सत्ता की कुर्सी आप लोग की आवाज़ों से कब तक हिलेगी या कब तक सत्ता की कुर्सी टूट के नीचे गिरेगी? सर युवाओं से ज़्यादा दुनिया में कोई भी आवाज़ ऐसा नहीं होता है जो कि इफेक्टिव हो, और हम यूथ हैं, और अगर हम किसी भी राजनेता को गद्दी पे बिठा सकते हैं तो उन्हें उतारने का दमखम भी रखते हैं, क्योंकि दिनकर जी की कुछ पंक्ति आप लोग सुने होंगे कि जनता की रोके राह, समय में इतना ताव कहाँ, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत ज़्यादा तो आप 1 साल, हम लोग 3.5 साल से बर्बाद हैं, और आप हम अभ्यर्थियों को और क्या बरगलाइएगा। हम तो 3.5 साल से बर्बाद ही हो चुके हैं। और एक फिल्म का एक गाना सुने होंगे कि हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। तो अब सोच लीजिए कि हमारा दिमाग खराब है और हम लोग यदि अपने जिद पे आ जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अनामिका जी, आपके भी घर से प्रतिदिन फ़ोन आती होगी कि वहाँ पे बैठ के क्या कर रही हो, कब तक रहोगी वहाँ पे, कुछ और कर लो, क्या ऐसा आपके साथ भी होता है क्या? सर हमारे घर से तो आज भी कॉल आया है और वो कह रहे हैं कि तो तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर आ जाओ, 29 तारीख को नोटिफिकेशन आ रहा है। 29 तारीख को? इस 29 तारीख को नोटिफिकेशन आ रहा है, क्योंकि बार बार सूत्रों के हवाले से ये खबर आती है। जब हम लोग अपने प्रोटेस्ट को हाई लेवल पे करते हैं तो पता नहीं उनका कौन सा सूत्र है जो कि हमेशा फेल होता है, हमेशा। मंगलयान और ये सुने होंगे ना कि कभी जाकर के एक बार कक्षा में पहुंचने से पहले रुक गया, लेकिन इनका सूत्र हमेशा फेल होता है। तो घर वाले कह रहे हैं कि अब 29 तारीख को मिल जाएगा, तुम लोग इतना दिन से की हो। सोचिए कि ये हम अभ्यर्थी के साथ, उन गार्जियन के फीलिंग के साथ क्या मजाक नहीं है। कई सारे गार्जियन तो इस इंतजार में इस दुनिया को छोड़ करके और उस दुनिया में चले गए, और उसमें से मैं खुद भी हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी मुझे सक्सेस होते हुए अपने आंखों के सामने देखना चाहते थे। उसके बावजूद भी मेरे आंखों में आंसू नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे कमज़ोर बनना नहीं सिखाया। उनका साफ साफ कहना था कि बेटा कुछ भी हो, परिस्थिति को अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि जब परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हो तो मनोस्थिति बदलिए। जिस दिन मनोस्थिति बदलिएगा ना, परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। इसीलिए खेल तब तक जारी रहेगा जब तक हम जीतेंगे। पिताजी कहाँ हैं? मेरे पिताजी अब रहे ही नहीं, पिछले साल डेथ कर गए मेरे पिताजी, कोविड के टाइम में। जी सर, 2021 में जुलाई में वो डेथ कर गए हैं।
और उन्हें भी एक उम्मीद था। और एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, बहुत आसानी से डिप्टी सीएम कह देते हैं थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। सर मैं कल सेटल हो जाऊंगी ये मुझे भी पता है, लेकिन दुनिया की कोई भी ऐसी दवा है क्या? मेरे सेटल होने का सपना जो मेरे माँ बाप ने देखा था, क्या उनके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है? हम इंतजार करने के लिए तैयार हैं। क्या मेरे पिताजी को 5 मिनट के लिए वो मेरे सामने फिजिकल प्रेजेंट कर सकते हैं? वो कभी नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे रो नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे बुज़दिल बनना नहीं सिखाया है। उन्होंने कहा था कि तुम आवाज़ उठाना, और हम भी एक अरमान लेकर के आए हैं। और मैं उसको कुछ पंक्ति के द्वारा बताना चाहती हूँ कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हर एक पिता की उम्मीद होती है कि अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखे, लेकिन कुछ बाप ऐसे भी इस दुनिया से चले गए हैं जो कि अपने बच्चों की सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नहीं देख पाए। और आज वो बच्चे गर्दनी बाग में बैठकर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें नोटिफिकेशन दे दिया जाए, हमें 7वीं चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति जारी कर दिया जाए। लेकिन सरकार, ये अंधी बहरी गूंगी सरकार, उसके कानों में कुछ सुनाई भी नहीं।